बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और यकीन कीजिए कि मेरा इस मौजू पे आज जो है वो एक कतरा दिल नहीं है कि इस पे बात की जाए, लेकिन ये एक मीडिया का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये होती है प्रोड्यूसर की जर्नलिज़म कि वो जब ये फ़ैसला कर ले कि इस पे बात होगी तो वो ख़बर अच्छी हो बुरी हो उस पे बात करनी ही है। मेरी ज़ाती राय हो तो मैं ना करूँ। जनवरी 8 में हुआ ज़ैनब का कसूर में, जून 8 में जनवरी 8 में ज़ैनब का कसूर में जो वाक़या हुआ, उस वाक़े को कोई शख्स नहीं पहचानता था सवाए उसके जब तक कि मीडिया ने इसको हाईलाइट नहीं किया। मीडिया ने काली कमीज़ें पहननी शुरू कर दी, वो उसका ऊपर हैशटैग का प्रोग्राम शुरू किया। जब ये प्राइम टाइम में चला तो उस वक्त लोगों को भी होश आया और वो बाहर निकले। इस होश के बाद अंसारी साहब के साथ इंसाफ हुआ या नहीं हुआ, मैं नहीं समझता इंसाफ हुआ, लेकिन वहाँ से लेके ये 8 जून तक जहाँ पे कशफ को किस तरह कत्ल किया गया ज़ाहिर करता हूँ। इसके दरमियान कौन सा जुर्म है जो 2 साल की बच्ची और बच्चे से लेकर हमने ना किया हो, रेप हमने किया, अज्जा हमने काटे, अगवा हमने किया, और ये सब कुछ करने वालों में से शायद कोई एक ऐसा शख्स हो जो उसका सका रिश्तेदार पता है मैं किसको कहता हूँ, जो महरम रिश्तेदार नो, माँ ने बच्चे मारे, बाप ने बच्चे मारे, संदूकों के अंदर बच्चों को बंद करके मार दिया कि मेरे जो गुस्सा, वो जुर्म किए कि हत्ता के खुदा की कसम मैं ये हल्फन कह रहा हूँ आपको, दुनिया में शायद कोई शैतान हो जो ये सोच सकता हो कि कब्र के अंदर जना भी हो सकता है। हमने वो भी करके दिखा दिया। और ज़ैनब के उस मुजरिम जिसके पीछे सिर्फ अदारे मीडिया के पड़े रहे, किसी को अभी तक अगर सज़ा हुई हो तो मुझे आप ज़रूर इत्तला कीजिएगा कि सज़ा हुई है। ये 8 जून का वाक़या है जब ये हुआ, लेकिन 8 जून को किसी को नहीं पता था कि ये वाक़या हुआ। ये तकरीबन 22 तारीख को जाके उसकी लाश मिली। लाश पता है किसकी मिली? बच्ची है कशफ, उम्र है 12 साल, पढ़ती है जमात 5वीं में। अगर मैं अपनी 5वीं जमात याद करूं तो मुझे होश अच्छाई और बुराई का नहीं है। मैं अपने चचा और अपने बाप में फ़र्क महसूस नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन और आला तरीन और सारे फ़ैसले मेरे चाचे ने किए हैं, मेरे बाप ने नहीं किए। क्यों? क्योंकि ये वो महरम रिश्ता है जो बाप की रिप्लेसमेंट है। एक जुमला कहता हूँ इस रिपोर्ट से पहले, खुदा की कसम, जब चाचू की बात आती है ना, जब चाचू की बात आती है, चाचू की बात को जब आप इस्लाम के साथ बताएंगे तो मुझे ना बताइएगा, क्योंकि मेरी नज़र में इस्लाम की तारीख़ में एक ही चचा है जिसने मेरे नबी, मेरे रसूल, मेरे मोहम्मद को इस तरह पाला जिनका जिक्र आज ज़्यादा होता है और हज़रत अब्दुल्ला का जिक्र कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि नबी की हिफाजत उस बाप ने, अबू तालिब ने, जिसने इस नबी को पाला, जो चचा थे रिश्ते में, खुदा की कसम ये वो महरम रिश्ते हैं जो मेरी तारीख का हिस्सा है। वो आपकी तारीख का, इस मुल्क के मुसलमानों की तारीख का हिस्सा है या नहीं है, अल्लाह आलम। लेकिन इस पे बात करने के लिए मेरे साथ इंतहाई मोहतरम मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, ज़्यादा साहब बात करने को दिल नहीं करता, खुदा की कसम। और जनाब हमारे साथ हैं जनाब कारी अब्दुल क़य्यूम साहब। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। और जनाब हमारे साथ इंशाअल्लाह रिपोर्टर होंगे राव अमजद, उनसे बात करेंगे। खानेवाल के DPO हमारे साथ होंगे मोहम्मद अली वसीम इंशाअल्लाह ताला। उमर फ़ारूक जो कि कशफ के वालिद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और आलिया बरनी भी हमारे साथ होगी। सबसे पहले राव अमजद, आपसे इसके बारे में पूछते हैं। राव, थोड़ा सा इसका मंजर, पेश मंजर और अब मौजूदा जो हालात हैं इन पर रोशनी डालिएगा। जी बिलाल साहब, ये 12 साल कशफ थाना छबकला खानेवाल का इलाका है, 9915L। वहाँ की ये रिहायशी घर से निकली है सुबह 10 साढ़े 10 बजे। माँ ने भेजा है इसको लोड करवाने के लिए, और वहाँ से ये गायब हो जाती है। 2-3 घंटे के बाद जब माँ बाप को थोड़ी चिंता होती है कि ये किधर गई, तो वो मस्जिद में ऐलान वगैरह कराते हैं, लेकिन कोई पता नहीं चलता। शाम को थाना छबकला में मुकदमा दर्ज हो जाता है नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ कशफ के अगवा का। और उसके बाद कोई 10 से 12 दिन तक कोई पता नहीं चलता कि कहाँ गई। 22 जून आई थिंक है जब पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है। जब ये इसका वालिद थाने गया हुआ है इस तफ्तीश के सिलसिले में, तो इनको इतला मिलती है कि गांव के बाहर से एक थैले में बंद, जिसको मतलब अज़ा को काट के बोरी में जिस तरह बंद किया जाता है, इस तरह से एक मसक शुदा लाश मिली है बच्ची की, जिसकी तस्दीक होती है कि उसी की है ये।
तो उस वक्त वहाँ पे SHO ओनबाज साहब थे जिन्होंने वहाँ पे मौके पे एक जो एक तीसरा मुलजम है गुलफाम की हरकत और सकनात से महसूस हुआ कि इसको कुछ वाकया के बारे में पता है। जब इसको वहाँ से इससे तफ्तीश की तो पहले इन्होंने, क्योंकि इन तीनों मुलजमान की जो ये दाऊद चचा है, अफजल और गुलफाम, इन्होंने पहले तो इसको डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया। इन तीनों ने ज्यादती की, ये सका चचा है दाऊद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो राव? जी दाऊद बिल्कुल हकीकी चचा है। हकीकी चचा, अच्छा ठीक। अच्छा, आप मेरे साथ रहिएगा। DPO खानेवाल मोहम्मद अली वसीम हमारे साथ है। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ हैं। हुजूर, आप इस पे थोड़ा सा अपना तज्जिया भी पेश कीजिए और इन हादसात में आपका बहसियत एक पुलिस ऑफिसर से ज़्यादा बहसियत एक फ़र्द के, बहसियत एक बाप के क्या रद्द अमल है और कहाँ से इनसे इंसाफ मिलेगा और क्यों कर इंसाफ मिलेगा? वसीम जी, थैंक यू वेरी मच। नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है और मैं तो मतलब मुझे तो लगता है जैसे हमारा जो बर्बरियत का लेवल है वो उसकी तो सतह नहीं है, बॉटम लेस हो गया है। क्या बात की, बहुत सही बात की है, बॉटम लेस हो गया, बिल्कुल। हर वक़्त के बाद ऐसे लगता है शायद इससे बड़ा वाक़या नहीं रूनुमा हो सकता, लेकिन अगला जो वाक़या है वो भी उतना ही दिल खराश होता है और उससे ज्यादा उसकी गिनौना होता है। बिल्कुल। तो पता नहीं है, मुझे तो लगता है शायद हमारी ये कलेक्टिव हम सोच भी सकते हैं कि नहीं सोच सकते, बिल्कुल, शायद हमारी केस खत्म होगी, ये कुछ ज़ोंबीज़ बन गए हम। सही दिल खराश वाक़या है और बच्ची है छोटी, और आपने बड़ा दुरुस्त, बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि आपके चचा ने सारे फैसले किए, मेरा भी ऐसा ही है। और बिल्कुल चचा तो ऐसे ही होते थे जैसे वालिद का परतों है। बिल्कुल। वो छोटी मासूम बच्ची है, उसे क्या पता है कि वो क्या, मतलब वो उसका चचा उसके साथ क्या गिनौना काम करेगा, और वो बिल्कुल उसको लेके गए हैं और वो बयान नहीं किया जा सकती ये बात। और उसके बाद उन्होंने जिस बेदर्दी से उसके जिस्म के टुकड़े किए हैं, बस अल्लाह की पनाह है, अल्लाह की पनाह है। वसीम, खुदा की कसम, अपने बच्चों को देख के ना डर लगने लग जाता है कि या अल्लाह तू इनकी हिफाजत कर, क्योंकि अब ना हम कर सकते हैं ना जमाना। ये मुझे जरा थोड़ा सा एक प्रोफेशनल इम्पैक्ट दीजिए। जना किया, गला दबा दिया, मर गई बच्ची, ये जो टुकड़े करने का है सिलसिला, ये तो मतलब ये क्या चीज है? बस को बर्बरियत और वहशत है, सबूत को मिटाने की एक कोशिश है। और जो अपनी भतीजी के साथ जना कर सकता है उससे ये तो कुछ बैद नहीं है। मैं क्या बहुत सही बात की, जो जना अपनी बेटी के साथ कर सकता है वो ये टुकड़े भी कर सकता है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बात जो है ना वसीम, ये बड़ी आला है कि आप, ये ब्लाइंड केस था, इसको कि कहाँ से पकड़ा जाता, कौन पकड़ा जाता है, आप लोगों ने इसको ट्रेस कैसे किया? ये सिर्फ एक इंट्यूशन पे, शक की बुनियाद पे कर लिया और वो वाकई वही निकला? ये कैसे किया? बस हमें जो क्योंकि थोड़ा एक इस तरह के मामला देख के थोड़ी सी एक केस भी डेवलप हो जाती है। तो ये इसका चचा ही बार बार कह रहा था जी इधर जाएं, इसको पकड़ लें, उस तरह कर लें, तो ये खुद ही वाकया बयान कर रहा था। तो इसे इतनी तफसील कैसे मालूम है इसको? और जबकि ये ब्लाइंड किडनैपिंग का केस था, इसको कैसे इतनी बातें पता है? वसीम, ये बड़ी आला बात है और मैं जाती तौर पे आपको कह रहा हूँ, सिर्फ अपनी टीम के पूरे बिहाफ पे आपको ये कह रहा हूँ कि यकीन कीजिए हमारा जितना इंटरेक्शन पुलिस के साथ हुआ है, हमने पुलिस को बड़ा बावकार, बड़ा प्रोफेशनल और दिल गुर्दे वाला पक्का मुसलमान पाया है। हो सकता है लोगों की राय मुख्तलिफ हो, मेरी राय बिल्कुल ये है कि बड़े ही ज्यादा मैंने ऐसे पुलिस अफसर देखे हैं कि वो जब मुजरिम के साथ बात कर रहे थे मेरे साथ, उनकी आंखों से आंसू नहीं बंद हो रहे थे। पुलिस वालों की वर्दी के अंदर रो रहे हैं और उनको शर्म आ रही थी। ये इंसानियत। ये फरमाइए कि ये लोग जो अपने आप को मुबैना तौर पे नशई कहते हैं, इनका नशा कहाँ गया जब इनको ये पता था कि किडनैप भी खामोशी से करना है, बोरी में भी बंद करना है, छुपाना भी है? ये नशा आवर है या ये बहाना है? नहीं, मैं तो इसको बहाने समझता हूँ। ये कोई बात नहीं है कि मैं चूंकि नशई हूँ तो मैं मेरे अंदर वो इंसानी जो सारी जो एहसास है वो खत्म हो गया है। मेरे अंदर जो ह्यूमैनिटी वाली जो इकदार है वो सारी मिट गई है चूंकि मैं नशई हूँ। ये कोई बहाना नहीं है, ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल एक फजूल सी बात है। बड़े बड़े हमने नशई देखे हैं जो बहुत बड़ी अल्लाह इकदार के मालिक भी होते हैं, लेकिन बस वो किसी मजबूरी के तहत या किसी आदत की वजह से वो नशा करते हैं। तो ये बिल्कुल कोई बहाना नहीं है। बस ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ा ही इसमें वसीम अक्सर हमने जो देखा है वो ये कि लोग जो हैं आपस में खानदान में एक दूसरे को माफ करके इसको रफा दफा कर देते हैं। ऐसा होने की क्या उम्मीद है? जी, इसमें
चूंकि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो कंप्लेनेंट पे डिपेंडेंट होता है बहुत सारा। पुलिस ने तो अपना यही करना होता है कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके उनको हकीकी गुनाहगार लिख के जो हकीकी गुनाहगार हैं और उसका एक प्रॉपर चालान मुरतब करके पेश करना होता है अदालत में। लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत ज्यादा इस पे है डिपेंडेंट है, लेकिन मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इनको करारवाती सजा मिलेगी। मैं एक आखिरी सवाल आपसे वसीम जानना चाह रहा हूँ, बहसियत बाप के दिल के अंदर क्या गुजरती है जब आप इन लोगों की शक्लों को देखते हैं? मैं तो इनको कुछ भी मनहूस भी कहूँगा तो मेरी पकड़ हो जाएगी, मेरा प्रोड्यूसर कहेगा आपने लफ्ज़ पता नहीं कैसा इस्तेमाल कर दिया। आप इनको जब देखते हैं तो आपके एहसासात क्या होते हैं? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इनको देख के तो बिल्कुल इनका तो एक क्लीन स्लेट की तरह एक चेहरा होता है, कोई साहस ही नहीं होता, कोई इस तरह की कोई इनके चेहरे पे किसी किस्म की ना मुलामत होती है, ना कोई एहसास होता है, कोई ना गमी है ना खुशी है, एक क्लीन स्लेट की तरह चेहरा होता है। मैं तो बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि हमारे बसीयत माशरा में इंट्रोस्पेक्शन की सख्त जरूरत है। हमें एक मिल बैठ के सोचना होगा, लेकिन पता नहीं हम शायद सोच भी सकते हैं कि नहीं। मुझे तो कोई इस तरह के वाकयात देख के ज्यादा उम्मीद नहीं। मोहम्मद अली वसीम, DPO खानेवाल, आपने जो गुफ्तगू की एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से तो की, लेकिन मेरे ख्याल में एक सोशल साइंटिस्ट के हवाले से आपने ज़्यादा की। माशरे की तश्कील के अंदर जितनी डिसअपॉइंटमेंट आपको है, यकीन कीजिए हमें भी है, लेकिन आप जैसे लोगों के मुँह से सुन के कि कहाँ चले गए हम, जो यूनिफॉर्म लोग हैं, यकीन कीजिए इस एहसास को मारा नहीं जा सकता कि कहाँ चले गए। जो सबसे ज़्यादा मुझे अचंबे की बात लगी, मैं अचंबा कह रहा हूँ हालांकि लफ्ज़ अचंबा नहीं होना चाहिए, जब उस शख्स से पूछा गया कि तुमने ये कत्ल किया, चचा रिश्ते का बाउफ या मेरे मौला कहते हुए शर्म आती है, शर्म आती है। उसने कहा हाँ जी हो गया है सारा कुछ, अब आप जो चाहें, मैंने उस पर आमीन कहना है। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मेरे पास लफ्ज नहीं। इस बच्ची का वालिद हमारे साथ है, फारूक। अस्सलाम वालेकुम बेटा। हाँ फारूक, थोड़ा सा बताइएगा कि चचा के हालात आपके साथ कोई नाराजगी के थे, कोई दुश्मनी थी, क्या वजह थी कि चचा जो कि बाप की जगह है उसने अपनी बच्ची के साथ ये क्यों किया होगा? बहसियत एक बाप क्या समझते हो, क्या उसने कोई बदला लिया, क्या वजह थी? सर एक चीज मालूमात में यही है कि वो मेरी नजर आता है। हेलो जी जी, मुझे आवाज आ रही है, आप बात कीजिए फारूक। जी जी। बीवी को पूरी नजर रखता था, बीवी ने मुझे भी बताया घर में होता है और कोई बात नहीं थी। मतलब आपका वो सका भाई, आपका छोटा भाई है, आपने जिंदगी में उसको कभी इतना गिरा हुआ समझा था कि वो ये हरकत कर सकता है? नहीं, कभी सोचा भी नहीं चाहिए, कभी सोचा भी नहीं था ऐसी हरकत करेगा। अच्छा ये बताओ कि बच्ची की जो वालदा है वो इसकी सगी माँ है? हाँ जी जी, सगी माँ है। चचा घर में आता जाता था? घर में ही रहता था जी, घर में रहता था? जॉइंट फैमिली है जी हमारी। अच्छा, आप लोगों के इस वाक़े के बाद पुलिस के आपको शक पड़ा था कि ये चचा हो सकता है? हाँ जी, पुलिस को डेड बॉडी मिलने से पहले 2 दफा पुलिस के पास गया, तफ्तीश पुलिस ने की है, ये नहीं माना। नहीं, आपको किस बात पे शक था? आपने क्यों शक किया चचा पे? मैं तो नहीं था ना घर पे, बच्ची की वालदा ने बताया कि बच्ची लोड करवाने गई है, ये पीछे पीछे चला गया। बच्ची के ऐलान होते रहे, तलाश करते रहे, ये 2 घंटे बाद घर आया, इस वजह से शक बना गया। इसका मतलब पहला शक जो था वो इसकी माँ को, बच्ची की कशफ की माँ को पड़ा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब घर वापस आया 2 घंटे बाद, तो तब ये कत्ल कर चुका हुआ था? हाँ ऐसे ही होगा जी, लेकिन ये तो कहता भी हम छुपाते। और उसके बाद वो घर आप ही के घर में रहा? हाँ जी, घर में रहा जी, खाता पीता रहा, बिल्कुल ठीक रहा, कोई ऐसी हरकत नहीं जिससे आपको पड़ा हो? बिल्कुल ठीक रहा जी। खाने गया, पुलिस वालों ने। अच्छा, नशा करता है ये? किस चीज का नशा करता है ये फारूक? किस चीज का नशा करता है भाई? तो पाउडर टाइप कोई चीज होती है जी, वो करता है जी। तो कमाता क्या, करता क्या था, खाता कहाँ से था? मेहनत मजदूरी जी, दिहाड़ी कर ली,
पुलिस के साथ ऐसा काम करता हूँ। मैं एक छोटा सा वक्फा लूँगा। यकीन कीजिए कि ये बात जो है ये मेरी समझ से, मेरी अक्ल से बाला तर है कि वो करके बच्ची को रेप करके, फिर एक रिश्ते के चचा उससे रेप करा के, फिर दोनों के एक मुश्तरका 2 से 3 लोगों से रेप करने के बाद उस बच्ची के टुकड़े करके बोरी में बंद करके घर आके वापस खाना पीना नशा और रहना ये नॉर्मल था। अगर ये माशरा है पाकिस्तान का तो फिर मेरे ख्याल में वसीम की बात पे आपको यकीन कर लेना चाहिए कि हमारे गिरने का अभी कोई पेंदा नहीं है। वापस आइए तो आलिया से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सफाक कातिल भी बड़े छोटे सी बात होती है। अगर आप इनकी शक्लें देखें तो वो बिल्कुल ब्लैंक है, जिस तरह के वसीम कह रहे थे कि वो चपाट हैं, बिल्कुल ना कोई रिमोर्स है, ना कोई गिल्ट है, ना कोई शर्मिंदगी है, टका टक और दबा दब जवाब दे रहे हैं। लेकिन मुझे किसी बात पे इतना ज़्यादा खौफ नहीं आता जितना मुझे खौफ इस बात पर आता है कि जब वो अपने आप को एक दीनदार समझते हुए आमीन भी कहते हैं और फिर अपनी ही बच्चियों को वो रेप भी करते हैं। आलिया आप मेरे साथ हैं। आलिया मैं ईमानदारी से कहता हूँ, देखिए ज़िंदगी में पिछले 10 साल में हो सकता है हम 10 दफ़ा, हो सकता है 20 दफ़ा मिले हों। मैं आपकी बेटी को आप ही के अदारे में मिला हूँ। अगर आपका शौहर जो है वो आपकी बेटी, जो उसकी तो सकी बेटी है ना, वो यकीन करें अगर मेरे सामने वो उसको घूरेगा, उसको मारेगा, मुझे आप और आपका मियाँ दोनों मुझे जहर लगेंगे कि ये बच्ची को क्यों मारे, हालांकि वो आपकी बेटी है, मेरी तो वो रिश्ते में बेटी है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना होता है कि दूसरा, इसीलिए अल्लाह ताला ने बड़े कमाल, मेरे रसूल की तो सारी बातें कमाल है, हर शख्स को दीन में बहन भाई बनाया है। ये फितरती अमल है, फितरती अमल है। जब महरम रिश्ते इतने नाकाम हो जाएं तो आप तो गैर महरम हैं उन तमाम लोगों के जो आपके यहाँ आके पनाह लेते हैं। खौफ से रूह कांप जाती है। होता क्या है, दिल पे गुजरती क्या है आलिया? बिलाल भाई, शेल्टर होम में यकीन जानिएगा कि जब मैं इनके साथ होती हूँ तो मेरे जहन में कभी आज तक ये नहीं आया कि ये मेरी अपनी सगी बेटियाँ नहीं हैं, ये मेरी माएँ बहनें नहीं हैं। बल्कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने जब मुझे सैयदा अता की तो सैयदा दी ही अल्लाह ने मुझे इसलिए कि मेरे अंदर वो एक ममता जो मौजूद थी बढ़कर सामने आ जाए। जो बच्चियाँ यहाँ पर आती हैं और उनके माँ बाप हयात नहीं होते तो और उन्हें शेल्टर से जाना होता है, तो एक बहुत मुश्किल काम आजकल मैं कर रही हूँ और हमेशा से करती आई हूँ, जो मैं आज बताऊँ सबको कि मैं इन बच्चियों को, इन औरतों को पाबंद करती हूँ कि जब तुम शेल्टर से निकलोगी और दुनिया में वापस जाओगी तो तुम बगैर महरम के यहाँ से रिलीज नहीं होगी। तुम अपने किसी महरम रिश्ते का नंबर दो या हम बुलाते हैं। मैं इन औरतों को जो अपनी मर्जी से या मजबूरी से या परेशानी से किसी वजह से भी घर से निकल आती हैं, तो जब मैं इनको वापस भेजती हूँ तो मैं समझती हूँ मैं क़यामत में अल्लाह के आगे जवाबदेह हूँ कि मैंने इस बच्ची औरत को किसके हवाले किया था। बेशक वो शेल्टर से निकलने के बाद सीढ़ियों से ही अलग हो जाए उनसे, लेकिन मैं उनको महरम रिश्तों को देती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि जिस काम पर आलिया सारिम इतनी मेहनत करती है, इतनी सख्ती झेलती है कि मैं उस बच्ची को महरम के हाथ में दूं, चाहे वो चचा हो, मामू हो, तो क्या मैं सही कर रही हूं? क्या उस चचा उस मामू को जब मैं वो बच्ची देती हूं तो क्या वो महफूज हाथों में देती हूं या मैं वो ऐसे ही चचा मामू के हाथों में दे रही हूं जैसे मैं ये सब चीजें देख रही हूं? 10 साल पहले एक टीवी चैनल पर बैठ के केस स्टडी मैंने किया था जिसमें मामू ज्यादती करना चाह रहे थे। मैंने लफ्ज मामू इस्तेमाल किया तो नोटिस आ गया था कि इस महरम रिश्तों, इतने मजबूत महरम रिश्ते का नाम कैसे ले लिया, रिश्ता कैसे बता दिया। और अब मैं कानून की बात बताऊं, हम थाने जाते हैं और यकीन जानिए पुलिस में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो हमें बताते हैं कि ये सब हो रहा है, इन्हें प्लीज आप अपने शेल्टर होम ले जाएं। और जब हम जाते हैं उन बच्चों को लेने के लिए तो कानून कहता है कि बेशक सौतेली मां फाके से रखे, मार दे, इनके साथ ज्यादती करे, लेकिन इदारा या हुकूमत या हमारी हुकूमत कुछ नहीं करेगी। वो बच्चे उसी मां को वापस किए गए जिसने 5 महीने उन बच्चों के साथ ऐशो किया। इदारा भी अपने हाथ खाली महसूस करता है। जिनको हम बचा कर लाते हैं हमसे वापस छीन लिए जाते हैं। साथ रहिएगा हुजूर, आपने पता है ये आखिरी बात उन्होंने क्या की? इन्होंने कहा कि हुकूमत ये कहती है कि नहीं, बच्चे माँ बाप के पास ही रहेंगे, किसी इदारे में नहीं जाएंगे, चाहे बाप या माँ या मामू, अगर वो मुबैना लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि नोटिस ना आए, वो रेप भी कर रहा हो तो कहते हैं नहीं मुबैना। तो एक वाक़या आपसे अर्ज़ करता हूँ कि एक औरत जो कि किडनैपर है बच्चे की, उसके लिए आप मनहूस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो क्लास हो जाएगी। जब इतनी अखलाकी पाबंदियाँ,
میڈیا پر ہیں جو کہ ان کیسز کو فالو نہ کرے تو ان کو کیس کو فالو کرنے والا نہیں ہے. حضور آج کیا محرم رشتے پہ اعتماد کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ ہم جس واقعہ پر یہ باتیں کر رہے ہیں بہت افسوسناک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی آپ بہت ہی اپنی دل سوزی کے اظہار فرما رہے تھے، عالیہ بیان کر رہی تھی، وسیم ٹی پی او صاحب کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں میں ان کی تائید بھی کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں اگر پاکستان کے معاشرے میں یہ گندگی اور غلاظت ہمیں نظر آئی ہے تو آپ جیسے لوگوں کی شکل میں الحمدللہ یہ جو دل سوزی میں دیکھ رہا تھا اور یہ جو اللہ اور رسول کی پاکیزہ تعلیمات کی خوشبو میں آپ کی باتوں سے محسوس کر رہا تو الحمدللہ یہ بھی اس معاشرے کا حسن موجود ہے، یہ خوبصورتی موجود ہے، اس لیے انشاءاللہ یہ معاشرہ برقرار ہے. باقی رہی بات آپ نے جو ارشاد فرمائی، یقیناً رشتے یہ اللہ رسول نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، یہ رشتوں میں آپ نے ابھی جناب سردار ابو طالب کی بات کر کے وہ کیسی خوبصورت آپ نے مثال دی ہے، تو یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور ہماری تعلیمات کا حصہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العم سنو ابیہ، چچا جو ہوتا ہے نا تایا، یہ باپ ہوتا ہے، باپ کی مانند ہوتا ہے، یہ جیسے باپ ہوتا ہے ویسے یہ ہوتا ہے. الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے وہ ماں کی ماسی، جی ماں جیسی، ماں جیسی یقیناً. تو یہ رشتے تو یقیناً ایسے ہیں کہ جن کا تقدس اور جن سے شفقت ملنی ہے اور جن سے تحفظ کا احساس ہونا ہے، تو یقیناً یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن ایسے لوگ، ایسے عناصر، یہ تاریخ کا حصہ اور پورے دنیا کے سارے معاشروں میں ایسے درندے موجود ہیں، اور ان کے بارے میں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. خود اللہ خالق کائنات نے، خالق انسانیت نے ایسے انسانوں کے بارے میں فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ دیکھنے میں تمہیں انسان نظر آتے ہیں لیکن میں ان کا خالق ان کی گندی عادات اور ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یہ جانوروں سے بدتر ہیں. اولئکم شر البریہ، یہ میری ساری کائنات میں، ساری مخلوقات میں سب سے غلیظ ترین اور گھٹیا ترین لوگ ہیں. تو یقیناً یہ تو انسان کہلانے کے حقدار نہیں. اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اچھے انسانوں کا حسن بیان کر کے سارا کو آگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، جو اپنی انسانیت کے منصب کو بھول جاتے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. جب انسانیت کی عظمت اور رفت اور بزرگی اور شان کو انسان بھول جاتا ہے اور یہ رشتے پامال کرتا ہے، جس کی ابھی ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں، تو فرمایا کہ میں اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں اسفل سافلین، یہ سب سے بدتر، یہ سب سے گھٹیا تر. ان سے تو دنیا کے اندر وہ جو خنزیر ہے وہ بھی بہتر ہیں، وہ جانور ہیں درندے وہ بھی ان سے بڑی بہتر اچھی بات کر دی. خنزیر جو ہے وہ بھی بہتر، حالانکہ خنزیر جو ہے وہ حرام ہے. حضور اقدس بڑے ادب اور معافی کے ساتھ تو کوئی مجھے نہ حضرت عمر خطاب کی اور مجھے کسی کی مثال نہ دیجیے گا، کیونکہ میرا دل جو ہے نا وہ سڑ جائے گا کہ وہ عورت، وہ بچی، وہ تو محرم نہیں تھی نا، جس کی صرف میرے عمر خطاب نے جملہ سنا تھا کہ عمر نہیں سن رہا تو اللہ تو سن رہا ہے نا، اس کو اپنی بہو بنا لیا تھا، اس کا رشتہ محرم کر لیا تھا اس کے کردار کی وجہ سے. آج محرم رشتوں کو ہم بد کرداری کے اندر ڈھال رہے ہیں. حضور اس معاشرے کے اندر کسی نے تو غلطی کی ہوگی قاری صاحب. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا. انتہائی دکھ اور اندوہ کا مقام ہے کہ ہم اس واقعے کو ڈسکس کر رہے ہیں اور قوم کو اس کے متعلق آگاہ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے باز آئیے. اپنی حیوانیت کو جو ہے، حیوان کہنا بھی میں کہتا ہوں کہ حیوان کی توہین ہے، کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کیجئے. اور میں اس باپ کو جو عمر فاروق جس کا نام ہے، اسے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کو کبھی بچائیے گا نہیں، اپنی بچی کو اپنے مد نظر رکھیے گا، کبھی اپنے بھائی کو معاف کر کے اس کی زندگی نہ بچائیے گا، دوسروں کی بچیوں کو خراب نہ کرنا، دوسری بچیوں کا اور آپ کے ہمسایوں کے اور دوسرے رشتہ داروں کی بچیوں کے لیے جو ہے وہ موت کا پیغام ہوگا. اور آپ نے اس کو جو ہے وہ سزائے عبرت بنانے کے لیے ہمیشہ کھڑے رہنا ہے. اللہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ، قانون بھی آپ کے ساتھ ہوگا، اور ڈی پی او جس الٹیمیٹ سینیریو کے اندر قاری صاحب الٹیمیٹ سینیریو کے اندر جو بات ہونی ہے نا وہ یہ ہونی ہے کہ سارے گاؤں نے پنچایت بنانی ہے اور کہنا ہے کہ یار جو ہونا سی ہو گیا، ہن ایدیاں دی تے جاننا بچا دیو نا. پھر اس کے اوپر فتویٰ کیا لگانا چاہیے؟ پہلی تو بات جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ بھی اس میں یہ کہتا ہے کہ فلا یسرف فی القتل، ولی جو ہے اسے قتل میں کھڑے ہو جانا چاہیے، اسے انحراف نہیں کرنا چاہیے، لالچ کی بنیاد پر یا دباؤ کی بنیاد پر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور قاتل کو اسے جو ہے وہ عبرت ناک انجام سے دوچار کرنا چاہیے تاکہ پورے معاشرہ کے لیے جو ہے وہ ایک مثال سیٹ ہو جائے.
कसूर की बच्ची जो ज़ैनब थी, हमारी बच्ची थी, उसको एक मिसाल के तौर पे सेट किया गया, चाहे उस कानून के अंदर उतनी सज़ा नहीं दी गई जितनी देनी चाहिए थी। हमारे पार्लियामेंट के अंदर ये गूंज उठ रही है और हम पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त पाकिस्तान की ये कह रही है कि ऐसे लोगों को, सिवाय लिबरल्स के, कि ऐसे लोगों को जो है वो चौकों चौराहों में लटकाया जाए ताकि उनको जो है वो मिसाल के तौर पे सेट किया जाए और फिर कोई और बेटी जो है वो कशफ या कोई और ज़ैनब इस तरह ना लुटे। मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूं आपकी तवज्जो से कि भाईजान आज कानून क्यों अंधा हुआ है। यहाँ पर कानून ने तो काम कर दिया। यहाँ पर एक आलिम जो है वो अगर अदलिया के मुतालिक बात करता है तो सो मोटो एक्शन आ जाता है। हाँ। अगर खानेवाल की एक गरीब बच्ची जो है वो कत्ल कर दी जाती है रेप करने के बाद और उसके आज़ा को काट दिया जाता है और उस पर कोई सो मोटो एक्शन नहीं होगा। अपनी अदालत को बचाने के लिए आप सो मोटा लेंगे, लेकिन कौम के लिए मॉडल टाउन का कत्ल, 14 कत्ल जो है आज तक रो रहे हैं। अभी कहाँ जाऊं, खुडिया के अंदर हाफिज़े कुरान जिसने कुरान मजीद पूरा रमज़ान में तरावी में सुनाया, समीउर रहमान, उसको पुलिस की हाजिर ड्यूटी जो है था उसने कत्ल कर दिया। आज उसका वाकया दबा दिया गया है। क्यों भाई, ये जुल्म अगर बढ़ेगा, ये जुल्म खत्म नहीं होगा, ये जुल्म खत्म नहीं होगा। वसीम भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये वसीम, मैं बड़ी ही ना आजिज़ी से ये आपसे बात कहना चाह रहा हूँ। ये मैं वक्फे पे जाऊँगा, वक्फे पे वापस आके आज आपसे जवाब लूँगा, लेकिन सवाल आपको ये देकर जा रहा हूँ वसीम। मैं 100 इख्तलाफ रखूँ इस्लामी कवानीन से, लेकिन मुझे लगता है कि इस्लामी कवानीन ही बुनियादी तौर पे इंसाफ पैदा करता नज़र आने की दलील बन सकते हैं। सऊदी अरब में इसकी मिसाल देता हूँ, ईरान में इसकी मिसाल देता हूँ, लेकिन हम डरते क्यों हैं वो सज़ाएं देने से। लेकिन अगर खुदा की कसम मैं दे नहीं सकता ये बात, अगर मैं ये कह सकता कि जनाब इनको बगैर किसी वजह के दलील मिल गई है, इनको सज़ाए मौत दी जाए, हम निज़ाम में पढ़ के इन लोगों को आखिर आज़ाद करके वापस माशरे में जो भेज देंगे, इसके ऊपर कोई कानून साजी, कोई पार्लियामेंट, कोई बाप, कोई बहन, कोई माँ, कोई बेटी, किसी का तो दिल होगा जो कहे कि नहीं, चौराहों में इन जैसे लोगों को सजाएं इबरत के लिए देनी है, क्योंकि मदीना की रियासत तब तक कायम नहीं हो सकती। वापस आऊंगा वसीम, आपसे जवाब मांगूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम, आपकी तरफ सवाल छोड़ के गया था वक्फे से पहले। आपको क्या लगता है कि ये लकूने जो हैं ये क्यों हैं और कब तक रहेंगे? इस पे क्या करें? कानून साजी करें या एक्स्ट्रा जुडिशल पे जाया जाए? क्या किया जाए ताकि इंसाफ नजर आए और इन वैशी लोगों से जान छूटे किसी तरह? जी थैंक यू वेरी मच। जो आपने जो एक्स्ट्रा जुडिशल की बात की है, मैं बिल्कुल इसकी बड़ा सख्त मुखालिफ हूँ उसका। ये बेसिकली माशरे में यही चीजें जो बर्बरियत को राइज करती है। बिल्कुल। जैसे हम सारों का जो है, हम सारों में केयरलेसनेस, जो इनसेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। ठीक। जब हम इस तरह की पुलिस इस तरह के काम करती है या लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं। ठीक। तो देखिए मुख्तलिफ राय हैं। बहुत सारे लोग इस बात को भी कहते हैं कि अगर आप चौकों पे फांसी देना शुरू कर देंगे तो इससे भी एक इनसेंसिटिविटी और एक ये सारी चीजें एक रूटीन मालूम होएगी। तो इसी चीज से तो हमने अपने बच्चों को बचाना है और इसी चीज से हमें दूसरे माशरे का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मैं समझता हूँ कि हमें डिफेंसिव पोजीशन से निकल के ऑफेंसिव पोजीशन की तरफ जाना चाहिए। हम अभी तक अपने बच्चों को वो नहीं बता सके जो हमें बताना चाहिए। हमें बच्चों की तालीम करनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि इन एप्रोप्रिएट टचिंग क्या होती है, इन एप्रोप्रिएट इशारे क्या होते हैं, ये क्या चीजें हैं, इनसे कैसे बचना है, इनसे किसको बताना है। ये आपकी बात वसीम बहुत अच्छी है, लेकिन ये बताइए कि इस जुर्म को सजा तक पहुंचते हुए कैसे देखें? जी बिल्कुल, वो आपकी बात ठीक है। जो कवानीन है वो अपनी जगह मौजूद है। कवानीन इसी तरह ही सख्त हैं जैसे ज़ैनब की बच्ची का आपने उनको आप कानून के रखवाले हैं, आप कानून की बात कर सकते हैं, लेकिन कानून आज तक मोम की गुड़िया बना हुआ है, जिधर चाहते हैं उसको मोड़ लेते हैं। ठीक है, आपके कानून ही की वजह से लोगों के कत्लेआम हो रहे हैं ना। सियालकोट का वाकया इन्हीं के सामने है कि जहां पर बच्चों को मारा गया, 2 हाफिज़े कुरान थे, मारा गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके कातलों को छोड़ दिया, बाद में मां ने उसको मार दिया। भाई आप कानून को खुद जो है वो लोगों को कहते हैं अपने हाथ में ले लें। ये कानून नहीं बनाते, आप खुद कानून पार्लियामेंट बनाती है हाफिज जी। कानून का सुकम भी तो यही छोड़ते हैं जो हमारे भाई हैं। ये हमारे भाई हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन का पेट भरना होता है ना, उस वक्त वहां पर ऐसे जो हैं वो कानून लिख देते हैं, ऐसे दफात लिख देते हैं कि मुजरिम झूठ जाता है। मर्जी से लिख सकते हैं। ये कानून की शिक्कें ऐसी लगाते हैं। अदालत में उमर खताब बैठा है, अली मुर्तजा बैठा है, वो लेना फैसला। 780 लगाएं ना, 780 लगाएं, वो नहीं 302 लगाएं और जनाबिल जबर के दफात जो है उसके अंदर लगाएं।
بلیک چھوٹتے ہیں, بلیک ٹیررسٹ اس ملک میں سزا پاتے ہیں. بات یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے, میں اپنے بھائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ڈی پی او صاحب کو کہنا چاہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ حکیم ہے, اس نے بنایا ہے تو وہ جانتا ہے ہماری باڈی کس قابل ہے, ہماری مینٹل لیول کس قابل ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جب عذاب دیا جائے, سزا دی جائے, تو اس وقت لوگوں کی جماعت دیکھنے والی ہو تاکہ عبرت پکڑے, اس سے دماغ خراب نہیں ہوگا, دماغ درست ہوگا. حافظ جی بات تو سنیں نا, انہوں نے تو 10 دن میں اپنا کام کر دیا. آپ مجھے یہ بتائیے ایک ممبر کا شخص جس نے اس کے خلاف اس کے ساتھ کھڑے ہو کے آواز نکالی, ایک نہیں. علامہ صاحب ممبر کے لوگ ہیں, ہم ممبر کے لوگ ہیں نا, ہم ممبر ہی تو آپ کے ساتھ میڈیا کے ساتھ ممبر ہی تو کھڑا ہے, اور انہوں نے اپنا کام کیا, آپ لوگ اپنا کام کریں. آپ لوگ نہیں کرتے نا, یہ میڈیا ہے جو اپنے کام کر رہا ہے, یہ ممبر نہیں ہے جو اپنا کام کر رہا ہے. حضور میڈیا کو اپنا ممبر نہ بنائے, میڈیا تعلیم دینے والا نہیں ہے. ممبر نے آواز حق اٹھائی ہے تو آپ یہاں تک آئے ہیں بھائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سچی بات یہی ہے کہ وہ ابھی جو بات کر رہے تھے نا, وہ بڑی عجیب, میں اسے اتفاق نہیں کرتا اس لحاظ سے کہ ہم بچوں کو سمجھائیں. اور بھائی جس نے یہ جرم کیا ہے, وہ جو اس کا چچا ہے, اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے ان کو اخلاقیات سکھائے ہوتے, ان کی تربیت کی ہوتی, تزکیہ کیا ہوتا, یقیناً اس میں ممبر بھی ذمہ دار تھا, من حیث القوم ہمارا میڈیا بھی اس میں ذمہ دار تھا, ہمارے ادارے بھی, ہمارے تعلیمی ادارے, ہمارے اسکول, ہمارے کالجز, ہمارا پورا معاشرہ, ہمارے والدین, یہ سب ذمہ دار تھے. یقیناً ہم سب نے من حیث القوم کوتاہی کی ہے, جس کا یہ رزلٹ ہے. ہم نے ان کو جو سوشل میڈیا کی شکل میں ہر وقت برائیاں دیکھنے کی, وہ ہم نے ترغیب دینے کی اور برائی طرف لے کے جانے کی. اللہ قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا. جب ہم نے یہ چیز, موبائل تو مدرسے میں بھی ہے, دیکھیں نا مدرسے کو اگر آپ مدرسے کو ہائی لائٹ, مدرسے کو ہائی لائٹ وہ بہت تھوڑی سوشل نہ ہونے کے برابر ہے. سوشل میڈیا باقی معاشرے کو بھی دیکھیں, کیا کالجز میں جرم نہیں ہو رہے. ہم نے کر دیا بہاولپور کے اندر کالج کے اندر پروفیسر کو اس کے اسٹوڈنٹ نے قتل کر دیا, کلاس کے اندر کیا. کیا کالج اس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ اصل میں جرم جہاں بھی ہو وہ جرم ہے, چاہے وہ مدرسے میں ہو, مسجد میں ہو, بازار میں ہو, چاہے وہ کالج میں ہو, یا کسی بھی کورٹ کے اندر ہو. جرم ہی ہوتا ہے. ہماری عدالتوں کے اندر لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, ہم عدالتوں کو برا کہنا شروع کر دیں. اب سوشل میڈیا کی شکل میں جو ترغیب ہے وہ اتنی آسان ہے. جرم کی سزا دینی کس نے؟ علامہ صاحب کی بات بہت بڑی زبردست ہے کہ ہم نے لوگوں کو میڈیا کے ذریعے ان کے ہاتھوں میں میڈیا دے دیا کہ وہ ہر گندی برائی دیکھیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بچیوں کو پکڑیں, چھوٹے بچوں کو پکڑیں. اب سوشل میڈیا کے اوپر مدارس نے پابندی نہیں لگانی, نہ والدین نے لگانی, نہ کالجز نے لگانی. میں اس بھی اتفاق کرتا ہوں. چچا پہ کس نے لگانی؟ یقیناً اس کو حکومت کا فرض تھا, یہ ہمارے اداروں کا فرض تھا کہ ہم اپنے سوشل میڈیا کو پاکیزہ رکھتے. سوشل میڈیا نہیں, چچا کو کس نے کہنا تھا؟ چچا کی تعلیم, اس کی تربیت, اس کی دینداری اور اس کا تزکیہ, یہ ہم پوری قوم کی ذمہ داری تھی. یہی میں عرض کر رہا ہوں, والدین اس کی اچھی تربیت کرتے. اب دیکھیں الحمدللہ, ابھی آپ ایک مسلمان کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ ابھی اپنے آغاز میں فرمایا کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا میں اس پہ ایک جملہ بھی کہوں, اتنا یہ برا فعل میں نے دیکھا اور سنا. جب آپ یہ آپ کی تربیت تھی نا, یہ اچھی تعلیم کا رزلٹ ہے, اور آپ کے اندر جو اخلاقی اقدار ہیں یہ اس کا رزلٹ ہے. ابھی جو ہمارے ڈی پی او صاحب فرما رہے تھے, یہ اچھی ان کی تعلیم اور تربیت کا رزلٹ ہے. تو یقین اس چچا کی تربیت نہیں ہو سکی, اس کی صحیح تعلیم نہیں ہو سکی. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے والدین, اس کی فیملی, اس کا ماحول, اس کا معاشرہ, اس کی حکومت, اس کے جو تعلیمی ادارے جہاں وہ پڑھتا رہا. تو یقیناً ہم نے من حیث القوم میں عرض کر رہا ہوں, اس میں یقیناً ممبر و محراب بھی ہم فرقہ واریت کی بجائے اعلیٰ اخلاقی اقدار لوگوں کو سکھاتے ہیں تو یہ رزلٹ نہ ہوتا. ہمارا میڈیا اگر یہ اچھی اخلاقی چیزیں سکھاتا یہ رزلٹ نہ ہوتا. ہمارے اسکول, ہمارے کالجز, ہمارے مدارس سب اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے. سوشل میڈیا کے اوپر پابندی اور اس کی لگام پکڑ کے رکھنا یہ کسی اور کا فرض نہیں ہے سوائے حکومت. اوکے اچھا, یہ فرمائیے عالیہ, آپ میرے ساتھ ہیں. عالیہ یہ فرمائیے کہ آپ کے خیال میں یہ جو سارے جرائم اس ملک میں ہو رہے ہیں, ان جرائم کی بنیادی وجہ کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ بلال بھائی, ہمارا اپنے ایمان کی کمزوری, پیسے کے حصول کے لیے کوشش کرنا, اپنے نفس کی تسکین کے لیے کرنا, اور اسلام کے نام پر کھیلنا.
اسلام کو سامنے رکھ کے، جیسے انہوں نے کہا نا، جو لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ آمین، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ آمین کا مطلب کیا ہے اور آمین کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جو کرونا بھیجنے پر قدرت رکھتا ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آج ہم کرونا سے ڈر رہے ہیں اور اپنے اعمال سے ہم نہیں ڈر رہے. یہ جب اللہ کا ایک نظام ہے کہ جب اتنا ہوتا ہے، اتنی تباہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ چیزوں کو سنبھالنا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بیلنس کرنا جانتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ سامنے آ کے چیزوں کو بیلنس کرتا ہے تو پوری دنیا کے انسانوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. ہم سب کو اپنے اعمال پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک جملہ جو میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جب میں چھوٹی تھی اس وقت یقین جانیے کہ ہمیں میت نہیں دکھائی جا رہی ہوتی تھی. یہ واقعات سنانا تو بہت دور کی بات ہے. کیا میں اس کو ترقی جانوں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ہم اس قسم کی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں نہیں بتانا پڑے گا، بتانا پڑتا ہے، ہم سکھاتے ہیں. میں شیلٹر میں بھی بچیوں کو سکھاتی ہوں کہ یہ گڈ ٹچ ہے، یہ بیڈ ٹچ ہے. لیکن یہ کیا ترقی کی ہے ہمارے ملک نے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ترقی ہے کہ چھوٹے بچوں کو ہم اچھی چیزیں سکھانے کے بجائے ہم اتنی خطرناک باتیں بتاتے ہیں جس سے ان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، وہ پریشان ہو جائیں. اس کو میں ترقی نہیں، اس کو میں تنزلی مانتی ہوں. دوسری بات، جب یہ کہا جا ٹھیک ہے ہم اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھا دیتے ہیں، ہم نے بتا دی اپنے بچوں کو کس کے ساتھ جاؤ، کس کے ساتھ نہ جاؤ. آج ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ اپنی ماں پر بھروسہ نہ کرو، باپ پر بھروسہ نہ کرو، چچا کو بھروسہ نہ کرو. جب ہم اتنی چیزوں سے بھروسہ ہٹا دیں گے تو ہم کس قسم کی نسل پیدا کریں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مجرم ہے اس کو سزا دی جائے. بچوں کے بچپن کے ساتھ جینے دیجئے، ورنہ یہ ایب نارمل لوگ پیدا ہو جائیں گے ہمارے معاشرے میں. لیکن جرم کو تو سزا دی نہیں جاتی، اس طرف بات کی جاتی ہے جو کام نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے ایسا قانون بنا دیا جائے کہ اگر محرم رشتہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اگر عام انسان کو ایک پھانسی کی سزا ہے تو ان کو 2 پھانسیوں کی سزا ملے. عام انسان اگر ایسا گناہ کرتا ہے تو اس کو اگر وہ سر عام پھانسی نہیں دیتے تو اگر محرم رشتہ نے یہ گناہ کیے تو اس کو چوراہے پر پھانسی دی جائے، تاکہ کم سے کم اور کچھ نہیں بچا سکتے تو اپنے چند محرم رشتوں کو تو بچا لیں. جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس میں معافی نہیں، اس میں سزا اتنی ہی سخت ہونی چاہیے. میں سمجھتی ہوں تب تو یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، ورنہ ان چیزوں کا اور کوئی حل نہیں ہے. بلال بھائی بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. بہت شکریہ جناب. ہمارے ساتھ ضیاء صاحب تھے، قاری قیوم صاحب تھے، راؤ امجد جو کہ رپورٹ کر رہے تھے اس بات کو، خانے وال کے ڈی پی او محمد علی وسیم تھے جنہوں نے کہ اپنا فرض اپنے تائیں پورا ضرور کیا. اب باقی کام سارا جو ہے وہ عدالت کا ہے. فاروق صاحب تھے جو کہ کشف کے والد ہیں، ان سے کیا بات کی جائے. اور عالیہ برنی آپ نے بھی اظہار کیا. آخر میں صرف یہ دعا ہے کہ ادارے جنہوں نے کہ اس سارے انصاف کو ایگزیکیوٹ کر کے معاشرے کو دکھانا ہے وہ کہاں ہے.